फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे सेक्शन 356। न्यू सेक्शन है जो BNSS में जुड़ी है। उद्घोषित अपराधी की अनुपस्थिति में जांच, विचारण और निर्णय। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जो है उसकी अब्सेंस में इंक्वायरी, ट्रायल और जजमेंट। इस संहिता या तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जब किसी व्यक्ति को उद्घोषित अपराधी घोषित किया जाता है, चाहे उस पर संयुक्त रूप से आरोप लगाया गया हो अथवा नहीं, विचारण की वंचना के लिए करार है, उसे गिरफ्तार करने का कोई भी अव्यवहित पूर्वेक्षण नहीं है, इसे ऐसे व्यक्ति की उपस्थित होने, व्यक्तिगत विचारण के अधिकार के अभित्याग के रूप में प्रवर्तित होना समझा जाएगा और न्यायालय ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएं, न्याय हित में ऐसी रीति से और ऐसे प्रभाव के साथ कि वह उपस्थित था, इस संहिता के अधीन विचारण के लिए अग्रसर होगा और निर्णय सुनाएगा। तो जहाँ की कोई उद्घोषित अपराधी है और ऐसे अपराध का आरोप जो है वो चाहे संयुक्त रूप से लगाया गया हो अथवा नहीं, विचारण के लिए तैयार नहीं है, गिरफ्तार नहीं किया गया है, उद्घोषित अपराधी है, तो न्यायालय जो है उसकी अनुपस्थिति में भी ऐसे कारणों से जो न्याय हित में आवश्यक हो अभिलिखित किए जाएंगे और उस कारणों का ये प्रभाव होगा मानो कि अभियुक्त व्यक्ति उपस्थित था। इस तरह की प्रिजम्पशन करके इस संहिता के अधीन विचारण के लिए न्यायालय अग्रसर होगा और निर्णय सुनाएगा। प्रोवाइजो, परंतु न्यायालय किसी भी विचारण का प्रारंभ तब तक नहीं करेगा जब तक कि आरोप विरचना की तारीख से 90 दिन की अवधि समाप्त नहीं हो जाती। कोई भी ट्रायल तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि उसके ऊपर जब चार्ज फ्रेम किए गए हैं तब से 90 डेज की 90 दिन की अवधि समाप्त नहीं होगी। चार्ज फ्रेमिंग से उसे सूचना दी जाएगी कि उस पर इन बातों का आरोप है और अगर उसे सूचना हो जाती है और वो आ जाता है, इसलिए ये 90 दिन का टाइम ड्यूरेशन दिया गया है। दूसरा है कि न्यायालय यह भी सुनिश्चित करेगा कि आगामी प्रक्रिया का उपधारा 1 के अधीन कार्यवाही के अनुसार पहले ही अनुपालन कर दिया गया है। न्यायालय ये सब चीज़ें भी देखेगा कि उद्घोषित अपराधी के क्लोज फर्स्ट में जहां न्यायालय उद्घोषित अपराधी की अनुपस्थिति में विचारण कर रहा है, निर्णय दे रहा है, तो उससे पहले न्यायालय ये भी देखेगा कि उपधारा 2 में जो प्रक्रिया है उसका अनुपालन कर दिया गया है अथवा नहीं। तो उपधारा 2 में कौन सी प्रक्रिया है? कम से कम 30 दिन के अंतराल पर लगातार 2 गिरफ्तारी वारंट जारी करना, आरोप विरचना से 30 दिन के अंतराल पर 2 गिरफ्तारी वारंट का जारी करना। ठीक है। उद्घोषित अपराधी से विचारण के लिए न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने की अपेक्षा करते हुए सूचना देते हुए कि यदि वह प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के भीतर प्रस्तुत होने में असफल रहता है तो अनुपस्थिति में विचारण किया जाएगा। साथ ही एक उद्घोषणा प्रकाशित की जाएगी जिसकी प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के भीतर अगर उद्घोषित अपराधी हाजिर होने में असफल रहता है तो उसकी अनुपस्थिति में विचारण किया जाएगा। उसके अंतिम ज्ञात निवास स्थान पर परिचालित राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन किया जाएगा और ऐसी उद्घोषणा का प्रकाशन किया जाएगा जहां उसने अंतिम बार निवास किया वहां या उस परिक्षेत्र में परिचालित कोई राष्ट्रीय या दैनिक सामाजिक समाचार पत्र है उसमें प्रकाशन किया जाएगा, जिससे कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को इस बात की जानकारी हो जाए। उपधारा 2 में जो कंडीशंस बताई गई हैं, इन कंडीशंस का सारे का पालन होने के पश्चात ही उपधारा 1 में न्यायालय जो है उसकी अनुपस्थिति में निर्णय सुना सकेगा, विचारण कर सकेगा। थर्ड क्लोज है इसका कि उसके नातेदार या मित्र को विचारण के प्रारंभ होने के बारे में सूचना देना, यदि कोई हो उद्घोषित अपराधी के नातेदार या मित्र की जानकारी मिल जाती है तो उनको इस बारे में सूचना देना कि उसके खिलाफ कार्यवाही चालू की जा रही है। फोर्थ है कि उस गृह या वास स्थान जिसमें कि ऐसा व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है, किसी सहज दृश्य स्थान पर विचारण के प्रारंभ होने के बारे में सूचना चिपकाना और उसके अंतिम ज्ञात निवास के जिले में पुलिस स्टेशन में प्रदर्शन। तो जहां वह मामूली तौर पर निवास करता है, ऐसे स्थान की जानकारी है तो उस स्थान पर उद्घोषणा या विचारण के प्रारंभ होने की सूचना को चिपकाना और साथ ही जहां उसने अंतिम बार निवास किया उस जिले के पुलिस स्टेशन में भी उस सूचना का प्रदर्शन करना। तो क्लोज 2 में ये 4 कैटेगरी बता दी। इन चारों कैटेगरी का अनुपालन होने के पश्चात ही न्यायालय जो है उसकी अनुपस्थिति में विचारण प्रारंभ करेगा।
थर्ड क्लोज है कि जहाँ उद्घोषित अपराधी का किसी अधिवक्ता के द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं किया जा रहा है तो राज्य के व्यय पर उसे अधिवक्ता उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, अगर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का प्रतिनिधित्व किसी एडवोकेट के द्वारा नहीं किया जा रहा है तो उसे एडवोकेट उपलब्ध कराया जाएगा। क्लोज 4 कह रहा है कि जहां मामले का विचारण करने और विचारण के लिए सुपुर्दगी के लिए सक्षम न्यायालय ने अभियोजन के लिए किन्हीं साक्ष्यों की परीक्षा की है और उनके अभिसाक्ष्यों को अभिलिखित कर लिया है, ऐसे अभिसाक्ष्य ऐसे अपराध जिसके लिए उद्घोषित अपराधी को आरोपित किया गया है कि जांच या विचारण में उसके विरुद्ध साक्ष्य में दिए जाएंगे। जहां किसी मामले का विचारण और विचारण के लिए सुपुर्दगी सेशन न्यायालय को की गई है तो अभियोजन के लिए किन साक्ष्यों की परीक्षा की है तो ऐसे साक्ष्यों के अभिसाक्ष्य को जहां न्यायालय ने अभिलिखित किया गया है तो ऐसे उद्घोषित अपराधी के विरुद्ध ऐसे साक्ष्य को जांच या विचारण में उसके विरुद्ध काम में लिया जाएगा। नेक्स्ट प्रोवाइजो इसका कह रहा है कि यदि उद्घोषित अपराधी ऐसे विचारण के दौरान गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है, ट्रायल के दौरान उसे गिरफ्तार कर लिया गया या न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है या वो स्वयं उपस्थित हो रहा है, 3 कैटेगरी आ गई। न्यायालय जो है वो न्याय हित में ऐसे किसी साक्ष्य को जो उसकी अनुपस्थिति में लिया गया था उसकी परीक्षा के लिए उसे अनुज्ञात कर सकेगा। जहां विचारण के दौरान प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर पकड़ा गया, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया या स्वयं उपस्थित हुआ है तो न्यायालय उसको ऐसे साक्ष्य को जो उसकी अनुपस्थिति में लिए गए थे उन पर उसे परीक्षा करने के लिए अवसर दे सकता है, अनुज्ञात कर सकता है। आगे है इसका क्लोज 5 कि जहां विचारण इस धारा के अधीन व्यक्ति से संबंधित है तो साक्ष्यों का अभिसाक्ष्य और परीक्षा जहां तक व्यवहार्य हो दृश्य श्रव्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों अधिमानतः मोबाइल द्वारा अभिलिखित की जाएगी और ऐसी रिकॉर्डिंग ऐसी रीति से की जाएगी जो निर्देश दें। तो साक्ष्यों क्लोज 5 यही कह रहा है कि साक्ष्यों का जो साक्ष्य लिया जा रहा है अभिसाक्ष्य जो शपथ पर लिया जाता है, ठीक है, तो ऐसे जो साक्ष्य हैं उसे हम ऑडियो वीडियो विजुअल के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं जैसा न्यायालय निर्देश दे। क्लोज 6 है कि इस संहिता के अधीन अपराध के अभियोजन में उपधारा 1 के अधीन विचारण प्रारंभ होने के पश्चात अभियुक्त की स्वेच्छा अनुपस्थिति विचारण जिसके अंतर्गत निर्णय सुनाया जाना भी है जारी होने से नहीं रोकेगी। इस संहिता के अधीन जो अपराध का अभियोजन चल रहा है उपधारा 1 के अधीन विचारण का प्रारंभ हो गया और अभियुक्त जो है स्वेच्छा अनुपस्थित है, न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहा तो भी उसकी अनुपस्थिति में निर्णय सुनाया जा सकेगा। ठीक है, अभियुक्त की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है, उसकी अनुपस्थिति में निर्णय सुनाया जा सकेगा यद्यपि वह ऐसे विचारण की समाप्ति के ऊपर गिरफ्तार किया गया और प्रस्तुत किया जाता है या उपस्थित है। जहाँ की वह ऐसे विचारण की समाप्ति पर गिरफ्तार किया गया है, प्रस्तुत किया जाता है या उपस्थित होता है तो वहाँ उसकी स्वेच्छा अनुपस्थिति पर भी न्यायालय निर्णय सुना सकेगा। क्लोज 7 इसका कह रहा है कि इस धारा के अधीन अभियुक्त के विरुद्ध जो निर्णय दिया गया है उस निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जाएगी जब तक कि उद्घोषित अपराधी स्वयं को अपील न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं कर देता। अगर उसे अपील करनी है तो उसे स्वयं को न्यायालय के समक्ष उपस्थित करना होगा। अपील न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर ही वो अपनी अपील फाइल कर सकता है। ठीक है, ऑफेंडर्स प्रेजेंट्स हिमसेल्फ बिफोर द कोर्ट्स ऑफ अपील, उसको स्वयं को उपस्थित होना आवश्यक है न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील करने के लिए। परंतु दोष सिद्धि के विरुद्ध कोई भी अपील जो है वो निर्णय की तारीख से 3 वर्ष के पश्चात नहीं होगी। टाइम लिमिटेशन भी बता दिया, लिमिटेशन भी बता दी कि दोष सिद्धि के विरुद्ध कोई भी अपील है वो निर्णय दिए जाने की तारीख से 3 वर्ष के अवसान के पश्चात नहीं होगी। ठीक है, क्लोज 8 इसका कह रहा है कि राज्य सरकार के द्वारा धारा 84 की उपधारा 1 में उल्लेखित किसी फरार व्यक्ति पर इस धारा के उपबंधों का विस्तार कर सकेगी। सेक्शन 84 के क्लोज 1 में अगर कोई व्यक्ति फरार भी है तो उस पर भी इस धारा के जितने प्रोविज़न हैं वो सभी प्रोविज़न लागू होंगे। ठीक है, एब्सकॉन्डर पर भी इस धारा के जितने प्रोविज़न्स हैं वो सारे प्रोविज़न्स लागू होंगे। आगे हम देखते हैं सेक्शन 357 CRPC 318 प्रक्रिया जहां अभियुक्त कार्यवाही को नहीं समझता।
यदि अभियुक्त विकृत चित्त नहीं होने पर भी ऐसा है कि वो कार्यवाही को नहीं समझ रहा, न्यायालय की कार्यवाही की न्यायालय की भाषा है और वो न्यायालय की भाषा को नहीं समझ पा रहा, तो न्यायालय जांच विचारण में अग्रसर हो सकता है। हाँ, कि उसे कार्यवाही समझाई नहीं जा सकती तो न्यायालय जांच विचारण में अग्रसर हो सकता है। अगर विकृत चित्त व्यक्ति नहीं है, ऐसा व्यक्ति है, फिर भी उसे न्यायालय की कार्यवाही को नहीं समझाया जा सकता, तो भी न्यायालय जांच विचारण में अग्रसर हो सकता है। और उच्च न्यायालय से भिन्न अगर कोई न्यायालय है तो ऐसी कार्यवाही का परिणाम दोष सिद्धि है। उच्च न्यायालय से भिन्न कोई न्यायालय है, व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है, कार्यवाही का परिणाम उसकी दोष सिद्धि है, तो कार्यवाही को मामले की परिस्थितियों की रिपोर्ट के साथ वो उच्च न्यायालय को भेजेगा और उच्च न्यायालय उस पर ऐसा आदेश देगा जैसा कि वो ठीक समझे। अगर हाईकोर्ट है तो हाईकोर्ट की खुद की पावर है, वो क्या करे इस मामले में, सुओ मोटो कुछ भी कर सकता है। और अगर हाईकोर्ट से भिन्न अदर कोर्ट है और उनके द्वारा किए गए विचारण का परिणाम अभियुक्त की दोष सिद्धि है, तो क्या किया जाएगा, कार्यवाही में जो परिस्थितियां हैं उसकी रिपोर्ट उच्च न्यायालय को भेजी जाएगी और उच्च न्यायालय उस पर आदेश देगा जैसा कि वो ठीक समझे।